8. मुझे छोड़ दो, मुझे जेल नहीं जाना, मैं खूनी नहीं हूं। जोर से चिल्लाते हुए मैं उठ गया। मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो एक भयानक सपना था, मेरी कल्पना। लेकिन कभी कभी कल्पना से भी विचित्र होता है सच। रोज की तरह नहा धोकर मैं ऑफिस के लिए तैयार हुआ। अचानक मेरे मोबाइल बजने लगा। मैंने मोबाइल देखा, एक रिमाइंडर नोटिफिकेशन था, अपॉइंटमेंट विथ डॉक्टर आशा माथुर। ओह नो, आज तो मेरा डॉक्टर आशा माथुर के साथ अपॉइंटमेंट है, मैं तो भूल ही गया। हर 2 हफ्ते बाद मुझे अंजलि के ब्लड रिपोर्ट्स डॉक्टर आशा माथुर को दिखाना पड़ता था। मैंने तुषार को फोन लगाया। यार सुन, मेरी आज ना डॉक्टर आशा के साथ अपॉइंटमेंट है, अंजलि के रिपोर्ट्स दिखाने जाना था। आई विल बी वर्किंग फ्रॉम होम पोस्ट लंच। कुछ हेल्प चाहिए तो कॉल करना, ओके? नो वरीज यार, टेक केयर, हम मैनेज कर लेंगे। मैंने ईमेल से अंजलि के रिपोर्ट्स डाउनलोड किए और अपने पेन ड्राइव में सेव किया। मेरा फोन बजने लगा। उफ, ये मार्केटिंग कॉल्स भी ना दिन भर परेशान करते हैं। मोबाइल की तरफ देखा तो सिस्टर मारिया का था। हाँ बोलिए सिस्टर मारिया। हाँ ओके ठीक है, कोई बात नहीं, सुभद्रा मौसी को बुला लूंगा, टेक केयर, बाय। एक इमरजेंसी काम की वजह से आज सिस्टर मारिया छुट्टी लेना चाहती थी। जब भी सिस्टर मारिया नहीं आती थी मैं सुभद्रा मौसी को बुला लेता था। आज बहुत दिनों बाद सुभद्रा मौसी को बुलाने का मौका मिला। हेलो सुभद्रा मौसी। बोल पोरा। मौसी, आज सिस्टर मारिया को कुछ काम है, क्या आप अंजलि की देखभाल के लिए आ सकोगे? हाँ आती हूँ ना, मैं मार्केट में भाजी लेने आई थी, आधे घंटे में आती हूँ मैं। ठीक है, थैंक यू सो मच मौसी। मौसी कई साल से मेरे घर काम करती थी। काफी उम्र हो चुकी थी उनकी। घुटने के दर्द की वजह से अब मौसी ने काम करना बंद कर दिया था। अंजलि की देखभाल करने के लिए एक भी मौका मौसी नहीं छोड़ती। कुछ देर बाद मौसी आ गई। मौसी, मुझे डॉक्टर से मिलने जाना है, देर हो रही है। मैंने पोहे और चाय बनाकर रखे हैं, भूख लगी तो खा लेना। हाँ मैं चलता हूं। ऑफिस में आज फिर से इंस्पेक्टर शुभ्रत ने कांस्टेबल शिंदे के साथ एंट्री मारी। आज बारी थी सानिया और तुषार की। रिसेप्शन में फॉर्मेलिटीज पूरी करके वो सीधे तुषार के पास चले गए। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बट हमें तुम्हारा कीमती वक्त चाहिए था। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलिए। शुभ्रत और तुषार कॉन्फ्रेंस रूम में चले गए। जब इंस्पेक्टर शुभ्रत को मैं कहीं नहीं दिखाई दिया, उन्होंने तुषार से पूछा, क्या बात है, आज सूरज दिखाई नहीं दे रहा है? तुषार ने इंस्पेक्टर शुभ्रत को जब मेरे अपॉइंटमेंट के बारे में बताया, मुझ पर ताना कसते हुए उन्होंने पूछा, तबीयत खराब है या पुलिस इन्वेस्टिगेशन से डरकर? तुषार को इंस्पेक्टर शुभ्रत की ये बात कुछ अच्छी नहीं लगी। ढीठ होकर तुषार ने जवाब दिया, वो क्यों डरेगा? दरअसल उसे तो अपनी वाइफ की रिपोर्ट्स महीने में 2 बार डॉक्टर आशा माथुर को दिखाना पड़ता है। इंस्पेक्टर शुभ्रत तुषार के हर जवाब में सवाल ढूंढ रहे थे। फिर एक बार तुषार को टोकते हुए इंस्पेक्टर शुभ्रत ने सवाल किया, वाइफ के रिपोर्ट्स? क्या मैं पूछ सकता हूँ सूरज के वाइफ को क्या हुआ है? सूरज की बीवी पिछले 2 साल से कोमा में है, कुछ हादसा हुआ था उनके साथ। इंस्पेक्टर शुभ्रत काफी कुरेद कर तुषार से सूरज और उसकी बीवी के पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल कर रहे थे। सूरज की जिंदगी भले ही एक खुली किताब की तरह लगती हो, पर उस किताब के पीछे एक अनगिनत, अनकही, अनसुनी और अनदेखी राज का पिटारा छुपा हुआ था, जो इंस्पेक्टर शुभ्रत अब महसूस करने लगे थे। कुछ देर सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहा। इंस्पेक्टर शुभ्रत ने तुषार को जाने की इजाजत दी। तुषार के जाने के बाद इंस्पेक्टर शुभ्रत ने कांस्टेबल शिंदे से कहा, शिंदे, सूरज एक हिमकंड की तरह है। हिमकंड जानते हो, जिसे हम इंग्लिश में आइसबर्ग कहते हैं। जितना पानी के बाहर दिखाई देता है, उससे कई गुना ज्यादा पानी के अंदर पाया जाता है। समझ गया साहब, हाथी की दांत की तरह, खाने के एक और दिखाने के अलग। लंच के बाद सानिया के साथ सेशन था। उसे भी कई सारे तीखे सवाल पूछे गए। सानिया पूरी तैयारी के साथ आई थी। वो मुझे अपना भाई जो समझती थी।
नेहा की मौत का अफसोस जताते हुए उसने भी तुषार की तरह मेरे पक्ष में बताया। उसने साफ साफ शब्दों में कहा कि रोहित और अशोक मेरे टैलेंट से जलते थे और हमेशा मुझे उकसाते और मेरे खिलाफ नेहा को भड़काते। मेरा अप्रेजल खराब हुआ है तो वो सिर्फ रोहित और अशोक की वजह से। नेहा के बर्थडे वाले दिन भी अगर मैं अपने अप्रेजल से नाराज ना होता, ना तो मैं गुस्सा होता और ना ही पार्टी छोड़कर चला जाता। आज मुझ पर पुलिस यूं शक ना करती। एक तरफ ऑफिस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, यहां मैं डॉक्टर आशा से मिलने निकल रहा था। मैंने बाइक स्टार्ट की। कुछ ही दूर जाने के बाद अचानक पानी बरसने लगा। बेमौसम बरसात से बचने के लिए मैंने बाइक को रोड के साइड में खड़ा किया। डिक्की बॉक्स से रेनकोट निकालकर पहन लिया। बारिश से बचते हुए मैं काफी धीमी रफ्तार से बाइक चला रहा था। रास्ते के बीचों बीच एक बड़ा सा गड्ढा था। मैं अपने बाइक के पहिए को गड्ढे से बचा नहीं सका। रोड क्रॉस कर रही एक महिला की साड़ी पर कीचड़ उड़ गया। यू इडियट, देखकर नहीं चला सकते क्या? अंधे हो क्या? मेरी पूरी साड़ी खराब कर दी, देहाती कहीं के। मुझे मेरी गलती का एहसास था, पर उसने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। उसकी वो गालियां मेरे दिल में चुभ रही थी। मैंने कुछ दूर जाकर बाइक खड़ी की, हेलमेट उतार कर उस औरत की तरफ शर्मिंदगी की नज़र से देखने लगा। लोगों की भीड़ जुट गई। अरे क्या हुआ बहन जी? उस बेशरम आदमी ने कीचड़ उछालकर मेरी साड़ी खराब कर दी और ऊपर से मुझे ही घूरे जा रहा है। इसकी तो अभी अकल ठिकाने लगाता हूँ। रोक। अपने शर्ट के स्लीव्स को मोड़ते हुए कुछ लोग मुझे मारने के लिए आगे बढ़ने लगे। भीड़ में एक आदमी था जिसे शायद मेरे लिए सहानुभूति थी। मेरे पास आकर बोला, भाई साहब आप चले जाइए, मैं जानता हूँ आप शर्मिंदा हो और सॉरी बोलने के लिए रुके हो। कुछ देर और रुकोगे तो पिट जाओगे, आप प्लीज यहाँ से जाइए। वहां से निकलकर मैं डॉक्टर आशा माथुर के क्लिनिक पहुंचा। मैं रिसेप्शन पर गया। जैसे ही हम दोनों की नजरें मिली, दोनों चौंक गए। तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए? नहीं मिसेस रितिका, नेम टैग की तरफ देखते हुए मैं बोला, आपको शायद गलत फहमी हुई है। मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूंगा भला? मेरा नाम सूरज कदम है और आज डॉक्टर माथुर के साथ मेरी अपॉइंटमेंट है। रिसेप्शनिस्ट वही थी जिसके साड़ी पर कीचड़ उछालकर मैंने आधे घंटे पहले पेट भर के गालियां खाई थी। मैं वेटिंग एरिया में बैठकर इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद रितिका को डॉक्टर आशा माथुर का फोन आया। जी मैम, बोल दूंगी। फोन रखने के बाद रितिका मेरी तरफ आने लगी। आई एम सॉरी मिस्टर सूरज, डॉक्टर आशा आज एक इमरजेंसी केस में बिजी है। आज के सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल हो चुके हैं। मैं एक काम करती हूँ, आपकी अपॉइंटमेंट अगले हफ्ते के लिए रीशेड्यूल करती हूँ। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मुझे तो सिर्फ ये रिपोर्ट्स दिखाने थे। आप एक काम कीजिए, ये मेरा पेन ड्राइव रख लो, इसमें अंजलि के रिपोर्ट्स हैं। डॉक्टर आशा को कल दिखा देना, ठीक है? मैं उनसे वीडियो कॉल पर बात कर लूँगा। ठीक है। रितिका ने सूरज का पेन ड्राइव ड्रॉअर में रख लिया। अपॉइंटमेंट लिस्ट देखकर सबको फ़ोन किया और अपॉइंटमेंट कैंसिल होने की खबर दे रही थी। मैं घर चला आया। अपॉइंटमेंट के कैंसिल होने से मेरे पास इतना समय था कि अगर मैं चाहता तो ऑफिस जा सकता था, पर पिछले कुछ दिनों से मेरा ऑफिस जाने का मन ही नहीं करता था। घर आते ही मैंने ऑफिस का लैपटॉप ऑन करते हुए मौशी से कहा, मौशी आपको जाना है तो आप जा सकती हो, मैं संभाल लूंगा। अरे नहीं, तुम तुम्हारा ऑफिस का काम कर लो, मैं शाम तक रुकती हूँ। शाम के 6 बज गए। मौसी ने मेरे लिए चाय बनाई। चाय की कप टेबल पर रख दी। घे लवकर चाय पी, काम बाद में करना, चाय ठंडी हो जाएगी। न जाने क्यों मेरी बाईं आंख सुबह से फड़क रही थी। वैसे तो मेरा इन सब बातों में कोई विश्वास नहीं था, लेकिन जब मैंने मौसी को बताया, उसने झट से जवाब दी, भगवान को याद कर, हनुमान चालीसा का जप कर, सब ठीक हो जाएगा। मौसी का दिल रखने के लिए मैं मुस्कुराकर उनकी बात मान गया। अच्छा तो मैं चलती, दरवाजा ठीक से लगा लेना, अपना और अंजलि का ख्याल रखना, और जरूरत पड़ी तो फिर बुलाना। हाँ,
इधर रितिका क्लिनिक में आज दिन भर बैठकर अपॉइंटमेंट्स रीशेड्यूल कर रही थी। क्लिनिक में रितिका के अलावा सिर्फ सन्नाटा था। बैठे बैठे रितिका बोर हो रही थी। रिसेप्शन एरिया में लगा टेलीविज़न ऑन करने की कोशिश की तो टीवी ऑन ही नहीं हो रहा था। रितिका ने जब रिमोट का कवर हटाया तो देखा कि उसमें बैटरी ही नहीं थी। ओफो, इसे भी आज ही खराब होना था। रितिका ने गुस्से में टीवी का रिमोट सोफे पर फेंक दिया। फिर अपने एक सहेली को फोन लगाकर कुछ आधे घंटे तक बतियाती रही। रितिका ने फोन रखा, तभी सामने के कबोर्ड में से कुछ आवाज आई। रितिका कबोर्ड की तरफ देखने लगी, वहां कुछ भी नहीं था। रितिका कबोर्ड की तरफ हल्के कदमों से चलने लगी। कुछ सेकंड्स कबोर्ड के सामने रुककर उसने धीरे से दरवाजा खोला। सारी फाइल्स नीचे गिर गई। पल भर के लिए रितिका की सांस ही रुक गई थी। ये गोविंद भी ना, कितनी बार बोला फाइल्स को ठीक से रखा कर। एक नंबर का आलसी और कामचोर है, सब मुझे ही करना पड़ता है। रितिका ने जमीन पर गिरे फाइल्स उठाकर फिर से कबर्ड में ठीक से रख दिए और जाकर अपनी जगह पर बैठ गई। अचानक उसे याद आया कि उसे अंजलि के रिपोर्ट्स पेन ड्राइव से कॉपी करके डॉक्टर आशा को ईमेल करना था। ड्रॉअर से पेन ड्राइव निकालकर रितिका ने लैपटॉप को लगाया। पेन ड्राइव ओपन हुआ। अरे ये क्या? मिस्टर सूरज ने तो कहा था कि इसमें रिपोर्ट्स हैं, पर इसमें तो कुछ और है। पेन ड्राइव में 2 फोल्डर्स थे, एक नेहा और दूसरा रितिका। शायद नेहा वाले फोल्डर में रिपोर्ट्स रखे होंगे, पर ये मेरे नाम का फोल्डर क्यों? खोल कर देखती हूँ जरा। रितिका ने अपने नाम का फोल्डर खोलकर देखा, ये तो खाली है। फिर रितिका ने जब नेहा फोल्डर पर क्लिक किया, जोर से चिल्लाते हुए वो अपने सीट से उछल पड़ी। क्या ये कोई मजाक है? फोल्डर में थी नेहा की लाश की दर्दनाक तस्वीरें। रितिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस एक डर के मारे रितिका मदद के लिए पुकारने लगी। कोई है? कोई है? मुझे बचाओ! हेल्प! 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 रितिका क्लिनिक के दरवाजे की तरफ दौड़ी। वो दरवाजा खटखटाने लगी। उसने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, पर दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। किसी ने दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया था। रितिका मिन्नतें कर रही थी। दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो! कोई है? प्लीज दरवाजा खोलो! चिल्ला चिल्ला के रितिका का गला सूख गया। रितिका डर के मारे टेबल के नीचे छुप गई। उसने देखा कि एक आदमी धीरे धीरे चलते हुए उसके पास आ रहा था। जहां पर वो थी वहां से उस आदमी के सिर्फ पैर नजर आ रहे थे। काली पैंट, काले जूते। रितिका की सांस फूलने लगी। टेबल के एकदम करीब आते ही वो रुक गया। रितिका ने पल भर के लिए अपनी सांस रोक ली। उसने टेबल के नीचे झुककर देखा। काले रंग के मास्क से दिखाई दे रही लाल खौफनाक आंखें शायद ही कोई भूल सकता था। जब रितिका ने उसके हाथ में एसिड से भरा ग्लास देखा, वो लाचार होकर गड़गड़ाने लगी। मुझे मत मारो! मुझे मत मारो! आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। नकाबपोश आदमी हंसने लगा। रावणों की दुनिया में एक राम था। वो हमेशा परेशान था। जब भी वो रोया, कोई था जो रात रात नहीं सोया। जब भी उसका दिल दुखता, कोई था जिसे कांच की तरह चुभता। कुछ समझ आया वो कौन था? हाँ? उस आदमी ने एसिड से भरी हुई ग्लास रितिका के मुंह पर और पूरे बदन पर फेंक दी। दर्द और जलन से तड़पती हुई रितिका जमीन पर गिर गई, पर इतने से उस राक्षस का मन नहीं भरा था। उसने एसिड से भरी हुई एक कैन रितिका पर डाल दी थी। रितिका का पूरा बदन जल भुनकर खाक हो गया था। इतने बेरहमी से उसने रितिका को मार दिया कि उसे पहचानना मुश्किल हो गया था।
फिर उसने अपने इस नए शिकार रितिका की तस्वीरें खींची, रितिका नाम के फोल्डर में अपलोड किया और एक घिनौने अपराध को अंजाम देकर फिर एक बार निकल पड़ा। उसके जाते ही क्लिनिक में फोन बजने लगा। काफी देर तक बजता ही रह गया।